हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 3 चल रहा है और आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों आज हम समझाएंगे संक्षारण क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण से आप एक एग्जाम्पल देते हुए आप जंग लगने के सिद्धांत को समझाइए या संक्षारण के सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी संक्षारण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, साथ में संक्षारण के बचाव के उपाय, मतलब हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, इसके किस प्रकार से हम उपाय कर सकते हैं ताकि कोई भी धातु संक्षारित ना हो, मतलब क्षरित ना हो। तो शुरू करें। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, इसके पहले जो भी लेक्चर है वो प्रीवियस ईयर या इस साल के प्लेलिस्ट अलग से बने हैं, देख सकते हैं। आज मैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कवर कराने के लिए, लेकिन कुछ जैसे चीज़ें, जैसे मान लीजिए प्रभावित करने वाले कारक ही हैं या हम यहाँ पर बचाव के जो आपके 1 2 3 प्रकार हैं उनको जब हम समझाएंगे तो हो सकता है पूरा ना लिखा पाएँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बेहतर से बेहतर नोट्स बनाएं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। मात्र 100 रुपये चार्ज रहता है। ये मेरा पर्सनल नंबर है 968529 प्यारे बच्चों, यदि जो भी बच्चा बेहतर रूप से पढ़ना चाहता है तो उसे 1000 कम से कम 1000 का बुक लगता है। मतलब 1-2 राइटर का आप बुक खरीदते हो और एक राइटर का बुक मिनिमम मान लीजिए 500 से 400 के बीच आता ही आता है। तो आप 1000 का बुक ले लेते हो और 100 रुपये तो आप एक पार्टी में खर्च कर देते हो। तो भाई साहब, यदि 100 रुपये देकर के बेहतर नोट्स ले लेते हो तो 1 साल तक के लिए आप बेहतर रूप से तैयारी करेंगे और निश्चिंत रहेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संक्षारण क्या है। आप लोग अपने घर में या आसपास कहीं भी एक छोटा सा क्षण लेना। इस टाइम पे बरसात का सीजन चल रहा है और आप देख लो, यदि खुले जगह पर है तो आप देखेंगे कि लोहे के चारों ओर एक परत बन जाती है। सिंपल है, आप 10 दिन के लिए घर से बाहर रख दो या पानी में 2 दिन के लिए रख दो, थोड़ा सा हल्का नमी रहे, आप पूरा पानी पे ही ना डूबा रहे, हल्का नमी रहे ताकि वहां पे ऑक्सीजन भी मिलता रहे। 2 से 3 दिन में उस लोहे में एक परत बन जाएगी। तो यानी कहने का मतलब उस लोहे पे एक कोई ना कोई अवांछनीय पदार्थ आ गया है, तो वो जो अवांछनीय पदार्थ है वही उसका क्या है, संक्षारण है। संक्षारण एक प्रकार से प्रक्रिया है, एक प्रकार से क्रिया है। यानी संक्षारण की क्रिया के कारण कोई पदार्थ नष्ट हो रहा होता है, क्योंकि कोई धातु है, धातु जब क्षरित होता है तो वो अवांछित पदार्थ में परिवर्तित होता है, तो उसका हम उपयोग तो कर ही नहीं सकते, तो वो नष्ट ही कहलाता है। लोहे को यदि आप खुले जगह पर रख दो तो धीरे धीरे करके क्षरित होता जाएगा और क्षरित होने के बाद उसके परत निकल करके बाहर चले जाएंगे। इसी प्रकार से कई साल में आप देखेंगे कि वो लोहा जो है एकदम पतला हो जाएगा, क्योंकि क्षरित होकर के वो बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया का कोई भी वस्तु होगा एक मिट्टी से ही बना है और नष्ट होकर के मिट्टी ही बन जाता है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से जो आपका लोहा होता है, कितना भी मोटा क्यों ना हो, यदि उसको नमी मिलता रहे, बेहतरीन रूप से ऑक्सीजन मिलता रहे, तो एक सेल का निर्माण उसमें होता है और वो प्रक्रिया चलती रहेगी और वो जो आपका क्षण है वो पतला हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे बच्चों क्या है, प्रॉब्लम हो जाती है, कीड़े, बरसात का मौसम चल रहा है। तो देखो जरा परिभाषा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिक में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम संक्षारण कहलाता है। प्रक्रिया जो है संक्षारण है। संक्षारण कोई है ना, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, संक्षारण एक प्रक्रिया है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्रिया विधि होगा, उसका कुछ ना कुछ नाम रखेंगे। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास कोई धातु है, वो धातु नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे क्षरित हो रहा है, अवांछित यौगिक में परिवर्तित हो रहा है, तो वो जिस प्रक्रम से हो रहा है उसे हम बोलेंगे क्या, संक्षारण कहलाता है ना, संक्षारण कहते हैं। अब धातु मैंने अभी यहाँ पे लोहा भी नहीं रखा, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक आध दिन आपको समझा दूंगा कि वाकई में संक्षारण है क्या, वो चीज मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। चलिए, तो हमने संक्षारण समझ ही लिया कि संक्षारण है क्या। आखिरकार किसी भी धातु के चारों ओर अवांछित पदार्थों का जमा होना और उसे नष्ट करना, सिंपल है। यानी यह किसी धातु का जो है अवांछित यौगिक में परिवर्तित होना संक्षारण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखोगे लोहे में जंग लगना, यहां पर मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एग्जाम्पल आप लिखोगे क्या, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये किसका उदाहरण है, संक्षारण का। फिर से समझो, जब कोई आपका धातु है
उसे हम वायुमंडल में नमी में रख दें, वायुमंडल में जो आपका नमी है, नमी का मतलब क्या है, जैसे बरसात का सीजन चल रहा है, हल्का फुल्का आप देखते हैं कि ठंडक महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वातावरण में जो वायुमंडल है इसमें वायु के साथ छोटे छोटे वर्षा के जल यानी पानी के बूंद उपस्थित हो जाते हैं, तो नमी हो जाता है। तो जब वायुमंडल में जो है नमी है, गैस है आदि की उपस्थिति में जो धातु है धीमे धीमे से क्रिया करके अवांछित यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रम संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि संक्षारण के सिद्धांत को समझाओ। तो प्यारे बच्चों, संक्षारण के सिद्धांत को हम लोहे के जंग के सिद्धांत पर हम समझाएंगे। जैसे लोहे के जंग के सिद्धांत को समझने के लिए आप पहले क्या बनाओगे, एक धातु बनाओगे, लोहा बनाओगे, और उस पर फिर हम क्या करेंगे, संक्षारण की क्रियाविधि समझाएंगे। जो आपका संक्षारण होता है, जैसे लोहे पर जंग लगना और जंग लगने का जो सिद्धांत है, इसमें जो संक्षारण की क्रिया होती है एक प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करना प्रारंभ करता है। एनोड बन जाता है, कैथोड बन जाता है, और फिर क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और जंग का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा हेडिंग लगा लेंगे। क्या लगाएंगे हेडिंग? कि जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, हेडिंग लगाओ, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, हेडिंग लगा लिए। चलिए डायग्राम बनाएंगे बेहतर रूप से। इधर हम डायग्राम बनाएंगे, फिर लिखते चलेंगे किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, एक रॉड लेना है, एक छड़ लेना है या एक लोहा लेना है जिस पर संक्षारण की क्रिया होगी। ठीक है, चलो तो बताना भाई साहब थोड़ा सा, है ना। ये मैं ले लेता हूं, ये लो आपका है भाई साहब, ये क्या है, धातु है। ठीक है, जो है लोहा। कीड़े ज्यादा आ रहे हैं, बरसात का सीजन चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं, यहाँ पे कटिंग करता हूं। कटिंग क्यों करूंगा आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं कि ये हमारे पास लोहा है। क्या है, लोहा है। ठीक है, ये लो बेहतरीन रूप से। अब इस लोहे में मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि ये मेरा पूरा का पूरा लोहा है, मतलब आयरन है, Fe है। तो यहाँ पे जो Fe होता है, Fe के पास क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की। सही बात है कि नहीं? सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी धातु को धातु के लवण में ही डुबा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने लगता है और आपका वो इलेक्ट्रोड बन जाता है। इसी प्रकार से जो जिंक है, ये नमी के उपस्थिति में, सॉरी ये आपका आयरन है, आयरन जो है नमी के उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखिए जरा, इसके चारों ओर सबको पता है भाई साहब, इसके चारों ओर क्या है, एयर है। क्या है, एयर है। और एयर में है वाटर, WATER, वाटर। ठीक है, पानी। और पानी का क्या है, पतली परत, यानी वाटर फिल्म कह सकते हैं। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपका क्या बन चुका है, धातु है। धातु के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में हवा है। हवा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के गैस हो सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो भी गैस भाई आपका वायुमंडल है। वायुमंडल में तो सभी प्रकार की गैसें पाई जाती है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो जरा, अब यहां पर मैं कह देता हूं कि भाई साहब इस लोहे के आसपास हमारे पास क्या है, पानी भी है। सही बात है। और ऑक्सीजन तो है ही है, तो हाफ O2 कर दे, सिंगल ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि देखना, जो आपका H2O है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगता है। यहां पे जो ये काम कर रहा है, ये एनोड है। क्या है, एनोड है। और यहां पे जो ये काम करेगा, कैथोड है। ठीक है, कैथोड। ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक, फिर से समझो आप, थोड़ा सा धैर्य रखो, मजा आएगा जब आप इसको पूरा तरीके से समझ पाओगे। मैंने कहा एक आपका क्या था, लोहा था, और लोहे के चारों ओर क्या है, एक वायुमंडल है। यहाँ पर वाटर फिल्म है, मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें एयर के साथ मिल जाती हैं तो पानी की फिल्में बन गई, पतली परत बन गई। एयर हमने बता ही दिया। इसके चारों ओर H2O है और हाफ O2 है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, O2 भी लिख सकता था। जो आपका H2O है और हाफ O2 लेंगे तो ये सिंगल ऑक्सीजन कहला गया। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर है तो 2 ऑक्सीजन, तो 2H1 निगेटिव हो जाता है।
ऐसा करके, और इलेक्ट्रॉन यहां से लेता है तो यहां पर अपचयन की क्रिया होती है, इसलिए +2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण होता है, इसलिए हम यहां पर हाफ O2 लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, मैं मान के चलता हूं कि जो भाई यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, हर जगह ऑक्सीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कंसंट्रेशन होगी, मतलब ऑक्सीजन की अधिकता होगी, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तभी तो ये ऑक्सीजन और H2O आपस में मिला करके OH नेगेटिव का निर्माण कर रहे हैं। तो यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूं HIGH, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। इधर जो है आपके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसीलिए तो आपका O2 यहाँ पे नहीं तो O2 यहाँ पे आ जाता है, Fe इधर हो जाता। कहने का मतलब एक हमारे पास धातु है, छोटी सी धातु भी है, छोटी सी लोहे की टुकड़ी है भाई साहब, कहीं पे रखा है तो उसके कहीं ना कहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी वहीं पे कैथोड का निर्माण होगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। और यहां पर आपका LOW, लो कंसंट्रेशन ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन का लो प्रेशर है, लो वहां पर मतलब सांद्रता कम है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी बना लो थोड़ा सा, ये लो, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो डायग्राम थोड़ा कुछ अच्छा खासा दिखने लगा सर। अब होता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन, फिर से समझो ये आपका लोहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है और Fe2 पॉजिटिव बनता है। Fe2 पॉजिटिव कहां चला जाता है, आपका विद्युत अपघट्ट, क्योंकि ये जो आपका सेल है विद्युत रासायनिक सेल की भांति काम करता है। तो एक आपका एनोड बना, एक आपका कैथोड बना, और भाई साहब जो हमारा ये वायुमंडल है इसमें नमी है, ऑक्सीजन है, विभिन्न प्रकार की गैस है, अवांछनीय पदार्थ हैं, है ना। तो ये सब के सब विद्युत अपघट्ट की भांति कार्य करते हैं। तो आयरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, इस धातु को, और आयरन Fe2 पॉजिटिव बाहर चला गया। कहां चला गया, बाहर। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुंचता है तो H2O ऑक्सीजन के सहयोग से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और यहाँ पर बना लेता है OH नेगेटिव। क्या बनाता है, OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे आपका बचा है Fe2 पॉजिटिव और यहां से आ रहा है OH नेगेटिव। क्या आ रहा है, OH नेगेटिव। 2 है तो यहां पर हो जाएगा FeOH का होल ट्वाइस। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। फिर से समझ लो, पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूं, एक एक स्टेप में समझा रहा हूं। यहां से आयरन जो है इलेक्ट्रॉन त्यागा और Fe2 पॉजिटिव ऊपर की ओर चला गया। कहां चला गया भाई, विद्युत अपघट्ट में। मतलब यहां पर जो आपका रासायनिक सेल की भांति कार्य कर रहा है, तो विद्युत अपघट्ट मतलब यहां पर थोड़ा सा जैसे ही धातु की सतह पर चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया कैथोड पर, कैथोड पर बनता है हमारा FeOH का होल ट्वाइस। क्या बना, FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस। ये जो है बाद में कन्वर्ट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, मतलब ये मिलता है और बनाता है Fe2O3 into XH2O। ये कन्वर्ट होकर के ये बनाता है और यही हमारा कहलाता है जंग। क्या कहलाता है, जंग। तो ये बन चुका भाई साहब हमारा डायग्राम पूर्णतः कंप्लीट। इससे ज्यादा कुछ डायग्राम में लिखना भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। जितना मैंने करा दिया इतना कर लिए बहुत है। ठीक है, जरूरत पड़ेगा ऑक्सीजन जितना लेना होगा तो ले सकता है। ये हमारा बन गया डायग्राम। अब मैंने क्या कहा कि जो हमारा एक जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत है, तो जंग लगने का मतलब ये लोहे पर अवांछित पदार्थों का जमना, और जब ये जमता है तो ये किस सेल की भांति काम करने लगता है, विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। ठीक है ना। जब भी हम अशुद्ध लोहे की बात करेंगे तो यहां पर आप लिखोगे कि चूंकि अशुद्ध लोहा विद्युत रासायनिक सेल के भांति कार्य करता है, जिसमें शुद्ध लोहा एनोड की भांति व अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है।
देखो जरा, ये Fe भाई साहब ये शुद्ध लोहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है वहां पे होता है ऑक्सीकरण, और जहां पे ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। देखो जरा, शुद्ध लोहा Fe2 पॉजिटिव बना, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, जहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागा गया वहां पे हुई ऑक्सीकरण, और जहां पे ऑक्सीकरण होती है वही आपका एनोड कहलाता है। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वहां पर होता है अपचयन, और अपचयन जहां पे होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। ये चीज क्लियर है। और हम यदि आपसे कह दें तथा वायुमंडल में नमी व गैस विद्युत अपघट्ट, वायुमंडल में नमी व गैस विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने पहले भी बता दिया था कि भाई जो शुद्ध लोहा है वो एनोड की भांति काम करता है। देखो जरा, यहाँ पे एनोड की भांति काम करेगा, और जो आपका अशुद्ध लोहा है वो कैथोड की भांति काम करेगा। इसके अंदर जो भी नमी होगी, जो भी आपका गैस होगा, वो किसके भांति काम करेगा? विद्युत अपघट्ट की भांति काम करेगा। इस प्रकार से आपका क्रिया हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कह दूं भाई साहब कि यहाँ पे 2 अभिक्रियाएं होगी, एक तो आपका एनोड पर और एक तो आपका कैथोड पर। तो पहले मैं कहता हूं एनोड पर अभिक्रिया। कहां पर? एनोड पर, जिसमें निम्न प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। इतना यदि आप लोग लिख लेंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले एनोड पर। एनोड पर भाई Fe जो है Fe2 पॉजिटिव आयन में परिवर्तित होता है। Fe जो है Fe2 पॉजिटिव आयन में परिवर्तित होता है। ठीक है, दिख रहा है किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो आपका Fe है इसके नीचे ही लिखना था लेकिन नीचे लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, देखो जरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, Fe जो है Fe2 पॉजिटिव आयन में परिवर्तित हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। दिख रहा है? जरा थोड़ा सा देख लेना। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपका ना? जो आपका आयरन है Fe2 पॉजिटिव आयन में परिवर्तित होता है। कब परिवर्तित होगा मेरे बच्चों? जब आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागा गया वहां पे ऑक्सीकरण, और जहां पे ऑक्सीकरण होती है उसे हम एनोड कहते हैं। ये तो सबको पता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोग? उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे देखो जरा, मैंने कहा कि जो आपका Fe था वो Fe2 पॉजिटिव में बदला और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कहां पे हुआ? ये एनोड पर हुआ। अगले स्टेप में कहां चलोगे? कैथोड पर चलोगे। कैथोड पर, कैथोड पर क्या हो रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको ऑक्सीजन नमी के उपस्थिति में ग्रहण कर लेता है, या आप ऐसा कह सकते हो नमी जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। मतलब H2O जो है, पानी जो है, वो किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या लिखना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन जल के अणु द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, चलो सर देखो मैंने कहा था H2O था बच्चा लोग, हाफ O2 ले लो और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? 2H है तो 2OH का निगेटिव बनाएगा।
ये पहले भी मैंने बता दिया था। अब चयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पर एक सिंगल ऑक्सीजन की जरूरत है भाई साहब, H2O है, OH निगेटिव बनाता है। यदि हम O2 लेते तो 3 ऑक्सीजन हो जाता, इसलिए हम ऐसा कर ले हाफ O2, मतलब आपका O2 भी है और हाफ कर दिए तो 1 ऑक्सीजन परमाणु हो गया। इस प्रकार से हमारा बन गया। अब जो आपका संपूर्ण रिएक्शन होता है तो होता क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका Fe2 पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन के साथ संयोग करता है। क्या करता है? संयोग कर क्या बनाता है? FeOH का होल ट्वाइस आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। आयरन हाइड्रोक्साइड कैसे क्रिया करेगा? आपका Fe2 पॉजिटिव आयन था, पूरा मैं जैसा लिखता हूं वैसे आपको पेपर में लिखना है। और आपका कितना है? OH निगेटिव, OH निगेटिव कितने? 2, और बना लिया FeOH का होल ट्वाइस। क्या है? FeOH का होल ट्वाइस। अभी अंतिम में प्यारे बच्चों FeOH का जो होल ट्वाइस है, यही ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में, ठीक है, FeOH का होल ट्वाइस नमी व ऑक्सीजन के उपस्थिति में जंग का निर्माण करता है। जंग का निर्माण करता है। जंग का निर्माण करता है मतलब भाई साहब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन FeOH का होल ट्वाइस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बनाता है Fe2O3 इंटू XH2। पानी की मात्रा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जितना चाहो उतना ले सकते हो, ठीक है। पानी भी ले सकते हो आप, ऑक्सीजन भी ले सकते हो, नमी में तो ढेर सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा हो चुका भाई साहब सिद्धांत, किसका? जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। उम्मीद करता हूं इतना आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनशॉट कर लिए, मिटाऊंगा भाई साहब। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज आप लोग बेहतर नोट्स बनाएं। नहीं बना पा रहे हैं तो नोट्स लेकर के 100 रुपए आप खर्च कर सकते हैं भाई, इतना तो आप खर्च कर ही सकते हो। मात्र 100 रुपए का नोट से बेहतर मैं खुद बना के भेज रहा हूँ, अपडेट वर्जन देता हूँ बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए। चलिए अब आपको हेडिंग लगाना है संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। यहां से मेरे को अब समझाना है अच्छे तरीके से। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो संक्षारण को प्रभावित करेंगे। यानी किसी धातु में जो अवांछित पदार्थ बनता है वो किस कारक पर निर्भर करता है। कोई भी धातु है, लोहा है, आयरन है, मतलब लोहा आयरन तो वही है, स्टील है, और भी आप सोडियम ले सकते हो, जो भी धातु है, ठीक है, आपका सोना है, चांदी है, और हो सकता है जिंक है, ये सभी धातु हैं। और ये किन कारकों पर ज्यादा ये क्षरित होते हैं, नष्ट होते हैं। तो पहला नंबर आप लिखोगे जो भी धातु होगा उसके धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल समझा दूंगा, आप आसानी से लिख लोगे। कोई भी धातु जितना अधिक सक्रिय होगा, सक्रिय मतलब किसी अन्य के साथ क्रिया कर सके, वो उतना ही अधिक संचरित होगा। क्यों? क्योंकि वो नमी के उपस्थिति में उतना आसानी से वो किसी अन्य धातु से क्रिया करके अन्य यौगिक निर्माण करने की क्षमता रखता है। जो जितना ज्यादा क्रियाशील होगा, यानी कोई भी धातु जितना अधिक क्रियाशील है वो उतना ही अधिक संचरित होगी, क्योंकि क्रियाशीलता अधिक होने के कारण वो अन्य यौगिक में परिवर्तित होने की क्षमता अधिक रखता है। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो गया अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियों की उपस्थिति। अब देखो जो संक्षारण है वो किसके उपस्थिति में भाई साहब? शुद्ध लोहे की उपस्थिति में तो क्रिया हो नहीं रही है, अशुद्धि के उपस्थिति पे ही क्रिया हो रही है। यदि इसके चारों ओर जो वायुमंडल है वो अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब उसमें नमी भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इन सब चीजों के मात्रा के कारण किसी भी लोहे या किसी भी धातु का संक्षारण अधिक मात्रा में हो सकता है। तो धातु के चारों ओर यदि अशुद्ध पदार्थ हैं
तो धातु का संचारण अधिक होता है, ज्यादा मात्रा में धातु संचरित होती है। जैसे हमारे पास ये लोहा था, लोहे के चारों ओर यदि अशुद्धियां आ जाए, अशुद्ध लोहा हो जाए तो लोहा ज्यादा मात्रा में संचरित होता है। पहला नंबर आपने समझा धातु की प्रकृति में, यानी धातु जितना अधिक क्रियाशील होगा उसका संचारण उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार से दूसरा नंबर आपको लिखना है कि धातु के चारों ओर यदि अशुद्धियों की मात्रा अधिक है तो धातु ज्यादा मात्रा में संचरित होगा, क्योंकि अशुद्धियों की उपस्थिति में ही कोई धातु संचरित होता है। ठीक है, पहला नंबर आपको पता है धातु की प्रकृति, प्रकृति मतलब जो अधिक क्रियाशील होगा उसका संचारण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि वो इतना ही आसानी से अवांछित यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। तीसरा नंबर आप लिख लो भाई साहब, वायुमंडल की प्रकृति पर। वायुमंडल की प्रकृति, वायुमंडल की प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब ये हुआ कि वायुमंडल में यदि नमी नहीं है तो फिर संचारण की क्रिया होगी नहीं। जैसे लोहे में संचारण की क्रिया नहीं हो रही है, तो जो आपका वायुमंडल है इसमें यदि हम कह दें कि खारापन, वायुमंडल में यदि आ जाए खारापन हो, खारापन, वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो, SO2 अधिक हो, कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हो, NO2 अधिक हो, आदि पदार्थ हो, तो भाई संचारण की जो क्रिया है अधिक हो जाएगी। क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना अशुद्धियां, यदि अशुद्धियां ज्यादा है तो संचारण की क्रिया अधिक होगी। सिंपल है, शुद्ध में तो कुछ होना नहीं है। शुद्ध लोहा मतलब आपके शुष्क जगह पर रखा है, नमी नहीं है, वहां पर अवांछित गैसें नहीं है, अशुद्धियां नहीं है, तो लोहा क्षरित नहीं होगा, शुद्ध लोहा वैसे ही रहेगा। लेकिन अशुद्धियां हो जाए, अशुद्धियों में भाई साहब वायुमंडल में आपका खारापन आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आदि विभिन्न प्रकार की गैसें अशुद्धियों के रूप में उपस्थित है तो संचारण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर आपको लिखना है धातुओं की विकृति पर। धातुओं की विकृति पर, धातुओं की विकृति पर। विकृति का मतलब होता है, जैसे आपका विकृति मतलब क्या होता है, किसी भी धातु के वास्तविक आकार में परिवर्तन। किसी भी धातु के वास्तविक आकार में परिवर्तन विकृति कहलाता है। जैसे कोई भी आपका धातु है यदि खुरदुरा है तो उस पर संचारण की क्रिया अधिक होगी, उस पर रासायनिक यौगिक बनना आसान होगा, है ना, उस पे नमी आसानी से जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के स्थिर हो सकता है, वायु भी उसके अंदर तक जा सकता है। लेकिन वही यदि पदार्थ चिकना है तो फिर चिकने पर संचारण की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए कहा गया कि धातुओं की विकृति पर निर्भर करती है। किसी भी पदार्थ का संचारण उस पदार्थ की विकृति पर निर्भर करती है। यदि वो पदार्थ चिकना है, उसका सतह चिकना है, तो फिर उसमें संचारण की क्रिया धीरे गति से होती है। किंतु यदि किसी पदार्थ का सतह खुरदुरा है ना, खुरदुरा का मतलब छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। खुरदुरा, जैसे अभी मैं बोर्ड के चारों ओर दिखा दूं तो खुरदुरा है। दीवार मेरा जो है अभी पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से नहीं बना है, कई सारे लोग देखे होंगे वीडियो में, मैंने कई सारे वीडियोज भी अपलोड किया है। तो ये खुरदुरा है, लेकिन ये बोर्ड भाई साहब ये चिकना है, इसमें संचारण नहीं होना चाहिए। अरे भाई ये तो प्लास्टिक है सर, इसमें कहाँ संचारण होगा। कहने का मतलब समझा रहा हूँ भाई, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि कोई भी पदार्थ यदि चिकना है तो उसमें संचारण की क्रिया नहीं होती। इसलिए तो बोला गया धातु की विकृति पर। यदि हमारा धातु पूर्ण रूप से चिकना है तो उसमें संचारण की क्रिया बहुत कम होगी, लेकिन वहीं पे धातु खुरदुरा है, क्या है, खुरदुरा है, या कि मान लीजिए कटी फटी जगह है, तो वहां पर संचारण की क्रिया ज्यादा होती है। और आप लास्ट नंबर लिख लो पीएच मान पर। पीएच मान पर, पीएच मान पर कहने का मतलब जो आपका ये धातु है उसके चारों ओर जो भी माध्यम है, जैसे हमारा ये धातु लोहा है, ये क्या है, लोहा है, आयरन है जिसे बोलते हैं, इसके चारों ओर का माध्यम यदि अम्लीय है, क्या है, अम्लीय, अम्लीय होने पर संचारण की क्रिया ज्यादा होती है। नोट कर लो आप लोग, यदि अम्लीय माध्यम है तो संचारण की क्रिया ज्यादा होगी, क्षारीय माध्यम है तो संचारण की क्रिया कम होती है। बस दो लाइन तो लिखना है यार, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। यदि प्रभावित करने वाले कारक में आएगा तो पूरा सही है। संचारण किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, सिद्धांत। तो भाई आप लिखोगे धातु की प्रकृति पर, जो धातु जितना अधिक क्रियाशील होगा उसका संचारण उतना ही अधिक होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति पर, जैसे हमारे पास कोई धातु है उसके चारों ओर यदि अशुद्धियां अधिक है तो फिर उसका संचारण अधिक होगा। वायुमंडल की प्रकृति पर, वायुमंडल में यदि जैसे हमारे पास वायुमंडल खारापन है या वायुमंडल में अतिरिक्त गैसें अशुद्धियां जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि हैं, तो फिर आपका धातु का संचारण अधिक होगा।
धातुओं की विकृति पर, जैसे कोई धातु चिकना है तो उसके सतह पर संक्षारण की क्रिया बहुत कम होती है, लेकिन वहीं पर यदि धातु कटा फटा है या धातु खुरदुरा है तो वहां पर संक्षारण की क्रिया अधिक होती है। पीएच मान पर, यदि किसी भी धातु के चारों ओर का माध्यम अम्लीय है तो भाई साहब, अम्लीय मतलब जो पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, पीएच मान यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाता है। तो यदि अम्लीय है, क्या है, अम्लीय है, तो फिर संक्षारण की क्रिया अधिक होगी, और यदि क्षारीय है तो संक्षारण की क्रिया क्या हो जाती है, संक्षारण की क्रिया क्षारीय में कम हो जाती है। तो ये हो गया भाई साहब प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अब भाई साहब हमें जो लास्ट पॉइंट तैयार करना है वो संक्षारण से बचाव, यानी संक्षारण में हम किस प्रकार से प्रक्रिया लगाएं कि संक्षारित होने से बच जाए। तो जैसे यहां पर लिखोगे संक्षारण से बचाव, संक्षारण से बचाव। ठीक है, पहला नंबर बताओ भाई, धातु पर पेंट लगाकर, पेंट वार्निश आदि क्या लगा सकते हो, धातु की सतह पर पेंट लगाकर क्या लगाओगे, धातु की सतह पर क्या लगा दो, पेंट लगाकर। सही बात है, धातु की सतह पर पेंट लगा दो, वार्निश भी लगा दो, धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगा दो आप, ग्रीस लगाकर। ठीक है, देखो जरा होता क्या है कि किसी भी धातु का संक्षारण तभी होगा जब वो किसी न किसी अशुद्धियों के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, आपका जो है ऑक्सीजन है और विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, विभिन्न प्रकार के गैस के संपर्क में आएगा, तभी संक्षारण होगा। अब इनको यदि आप लगा दो, पेंट लगा दोगे, अक्सर आप देखते हो घर में जो लोहा लगा होता है, आजकल तो लोहे का दरवाजा भी आता है, लोहे की खिड़की भी रहती है, हर प्रकार की जो वस्तुएं लोहे का ही दिखाई देता है, यहाँ तक टेबल भी आप लोहे का ही पाओगे और अलमारी वगैरह सब लोहे का बना होता है। तो धातु की सतह पर अब हर प्रकार के आप औजार भी देखोगे तो आपका धातु का ही बना होता है। तो हर एक धातु की सतह पर यदि पेंट लगा दिया जाए तो उसकी दक्षता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सतह पर तो ही क्रिया होती है, संक्षारण की क्रिया जो होती है वो सतह पर ही होती है। अब यदि सतह एकदम सेफ है, यदि वहां पर वार्निश लगा दिया जाए, है ना, ग्रीस लगा दिया जाए, पेंट लगा दिया जाए, तो इन चीजों के लगाने से वो नमी के संपर्क में नहीं आ पाता, अशुद्धियों के संपर्क में नहीं आ पाता, जिससे संक्षारण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, विद्युत लेपन विधि से तीसरा नंबर आप लिख लो, विद्युत लेपन विधि। विद्युत लेपन विधि ये कौन सा विधि है सर? विद्युत लेपन विधि क्या है? जैसे समझो हमारे पास ये लोहा है, इसके सतह पर हम एक अन्य धातु जैसे निकिल है, कैडमियम है और अन्य प्रकार की धातुओं का लेप लगा दें। विद्युत लेपन का मतलब ये हुआ कि जैसे हम इनके सतह पर लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो बेहतरीन रूप से उसके सतह पर चिपक जाए, तो ये कहलाता है विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन करने से जैसे हम बोल दिए आपको कि धातु के सतह पर निकिल है, कैडमियम आदि की पतली परत चढ़ा देते हैं जिससे संक्षारित नहीं होती। और एक सबसे बेहतरीन रूप से बलिदानी या उत्सर्ग विधि से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बलिदानी या इसका पूरा नाम है उत्सर्ग रक्षण। उत्सर्ग रक्षण ये आप समझो, यदि इसको समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है। देखो जरा बलिदानी शब्द क्यों रखा गया, उत्सर्ग रक्षण क्यों रखा गया? जैसे एक हमारे पास धातु ही अधिक क्रियाशील है, ठीक है समझो, और एक हमारे पास धातु है कम क्रियाशील है। किसी धातु को हम बचाना चाहते हैं कि वो संक्षारित ना हो, संक्षारण से बच जाए, तो हम उसी धातु के चारों ओर एक ऐसे धातु का लेपन कर देंगे जो कि अधिक क्रियाशील होगा। सर क्या बता रहे हो? देखो जरा, जिस धातु को हम बचाना चाहते हैं उससे अधिक क्रियाशील वाले धातु को उसके चारों ओर क्या कर देंगे, लेपित कर देंगे। जैसे हमारा ये लोहा है, इससे अधिक क्रियाशील का धातु इसके चारों ओर हम लेप कर देंगे। अब होगा क्या, जैसे ही संक्षारण होगा तो भाई जो बाहर का परत है वो अधिक क्रियाशील धातु का लगा हुआ है, तो पहले अधिक क्रियाशील धातु का क्षरण होगा, इसके बाद जो हमारा अंदर है वो कम क्रियाशील का धातु, इसके बाद उसका क्षरण होगा। तो पहले कौन सा पदार्थ क्षरित होगा, जो बाहर लगा है, तो जब बाहर क्षरित होगा तो अंदर का पदार्थ बच जाएगा।
समझे कुछ? मैं कहना चाहता हूं लोहे के मतलब इस लोहे के क्षण को मैं संक्षारण से रोकना चाहता हूं। अब इसके चारों ओर उस धातु का मैं लेप लगाऊंगा, उस धातु का मैं परत चढ़ाऊंगा जो इससे अधिक क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि जैसे वो नमी के संपर्क में आएगा तो वो क्रिया करता रहेगा, वो खुद का बलिदान करता रहेगा, वो खुद का बलिदान करेगा और दूसरे का रक्षण करेगा। इसलिए तो बोलते हैं उत्सर्ग रक्षण या बलिदानी। समझ रहे हैं? बलिदानी मतलब स्वयं को बलिदान कर देना और दूसरे की रक्षा करना। यानी किसी भी धातु को बचाने के लिए, उसके संक्षारण को रोकने के लिए उससे अधिक क्रियाशील पदार्थ को उसके चारों ओर क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं, या उसके चारों ओर प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि संचारित होने से बच जाता है। क्योंकि बाहर जो हमारे पास पदार्थ रहेगा वो अधिक क्रियाशील रहेगा, पहले वो संचरित होगा, अंदर का बाद में होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज का ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बेहतर लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थोड़ी से कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इसीलिए तो फिर मुझे कॉपी पेन में बनाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे कहते सर कॉपी पेन में क्यों बनाते हो? इतने कीड़े आ जाते हैं रात में, और दिन में थोड़ी क्लासेस भी रहती हैं, तो विभिन्न कारणवश थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है। और मेरा भी पढ़ाई चलता है अभी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपकी पढ़ाई क्या खत्म हो गई? तो मेरी भी पढ़ाई चलती है, मैं भी अपने हिसाब से पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। जो भी मेरा सिलेबस है मैं अपने हिसाब से पढ़ता रहता हूँ। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कुछ तो अपना राय शेयर कर दिया करो। और जो बच्चे अभी तक नहीं ले रहे हैं भाई साहब, प्लीज़ नोट्स लेने और बेहतर तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।